नमस्कार, मैं जनता श्रीम गौतम। कलकत्ता रेप केस में जिस तरीके से शुरुआत से ही एक बात कही जा रही थी, अब वो सच साबित हुई है और इस सच के साबित होने के बाद ममता बनर्जी की सरकार पूरी तरीके से बेनकाब हो गई है। 8 अगस्त की रात को जिस तरीके से एक बिटिया के साथ रेप होता है, उसका मर्डर हो जाता है और उसके अगले दिन जिस तरीके की बेशर्मी, जिस तरीके की निर्दयता, जिस तरीके की निर्लज्जता उस मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट, पूरे स्टाफ और कलकत्ता पुलिस ने दिखाई और साथ ही साथ ममता बनर्जी ने भी जो उसमें भूमिका निभाई थी, उस पर शुरुआत से सवाल उठ रहे थे। मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा था। हाई कोर्ट ने कलकत्ता पुलिस को डांट लगाई थी। उसके बाद मामला सीबीआई को चला गया था, लेकिन बीच में सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने हस्तक्षेप कर दिया और ये हस्तक्षेप ही ममता बनर्जी की सरकार को बचाने में एक बड़ी, आप कह सकते हैं, घटना साबित हुआ। अगर डीवाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस रहते हुए उस मामले को सुमोटो सुप्रीम कोर्ट में नहीं लेते तो शायद हाई कोर्ट की सख्ती की वजह से जल्द ही वो सारे खुलासे हो गए होते जिनके बारे में शुरू से ही मांग उठ रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और अब 135 दिन के बाद ये सच्चाई बाहर आई है, जो पहले दिन से ही वहां पर लोग चीख चीख कर जिसके बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसके बारे में उस बिटिया के घर वाले, माता पिता और जो आसपास के लोग थे, जो साथी डॉक्टर्स थे, जो बात कह रहे थे, वो फॉरेंसिक रिपोर्ट ने साबित कर दी है। और वो बात ये थी कि उस सेमिनार हॉल में उस बिटिया के साथ न तो रेप हुआ था, न उसका मर्डर हुआ था। उसका रेप और मर्डर हुआ था, ये पोस्टमार्टम में सिद्ध हुआ, लेकिन वो स्थान सेमिनार हॉल नहीं था और जिस पर शक जताया जा रहा था कि ये कहीं और हुआ है, वहां से लाकर उसकी लाश को उस बेड पर डाल दिया गया है और वहां पर तमाम सबूत इकट्ठे कर या दिखाने की कोशिश की गई है। वही बात फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट कह रही है। सेंट्रल फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि जिस बेड पर, जिस नीले रंग के बेड पर उस बिटिया की लाश मिली थी, उस पर कोई भी किसी भी तरीके के संघर्ष के निशान नहीं थे और न ही आसपास की जगह से ऐसा लग रहा था कि ये सारी की सारी जो शर्मनाक घटना थी वो वहीं पर घटित हुई थी। अब सवाल उठता है कि अगर वहां नहीं घटित हुई थी तो फिर कहां घटित हुई थी। इसको लेकर शुरुआत से एक सवाल उठाया गया था कि उस घटना के दूसरे ही दिन तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष ने, जो बगल में एक कमरा था, उसको तोड़वाकर टॉयलेट बनाने का काम शुरू कर दिया था। और शुरुआत से इस बात के सवाल उठ रहे थे कि क्या ये सब सबूतों को मिटाने के लिए हो रहा है? क्या उस घटना के और भी लोग उसमें शामिल हो सकते हैं, उन सबको बचाने के लिए हो रहा है? क्या उस घटना में और लोगों के फंसने की संभावना को दरकिनार करने के लिए ये हो रहा? और यही सब अब इस फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद सच्चाई भी साबित हो रही है। इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में जिस तरीके की भूमिका तत्कालीन कलकत्ता के कमिश्नर विनीत गोयल ने निभाई थी, उसके अलावा जो स्थानीय थाना था, उसका जो एसएचओ था अभिजीत मंडल, उसकी भूमिका संदिग्ध थी। साथ ही साथ संदीप घोष की भूमिका संदिग्ध थी। हालांकि एक व्यक्ति संजय कुमार राय को गिरफ्तार किया गया, लेकिन ये गिरफ्तारी अपनी खाल बचाने के लिए की गई थी, ऐसा अब पूरी तरीके से साबित होता हुआ नजर आ रहा है। ये हमारे देश का लीगल सिस्टम है, पुलिस का सिस्टम है कि अगर यहाँ पर जो अपराधी है या अपराधियों के साथ पुलिस मिल जाती है, स्थानीय जो प्रशासन मिल जाता है, तो फिर सच्चाई कभी भी बाहर नहीं आ सकती। और सच्चाई अगर बाहर भी आती है तो भी अपराधियों को सजा पूरी तरीके से नहीं मिल सकती। उसमें एक दो बलि का बकरा बन जाएगा, लेकिन सभी अपराधी नहीं पकड़े जा सकते। मामले की जांच सीबीआई ने की। सीबीआई ने संदीप घोष को भी गिरफ्तार किया, अभिजीत मंडल को भी गिरफ्तार किया, लेकिन कलकत्ता पुलिस का कमिश्नर विनीत गोयल बच गया। उसके अलावा ममता बनर्जी द्वारा फोन पर बात की गई थी उस समय कमिश्नर और संदीप घोष के साथ में, साथ ही साथ उस पीड़िता के माता पिता से भी बात कराई गई थी। तो ये सारी जानकारी ममता बनर्जी को थी, यानी कि जो कुछ हुआ था वो ममता बनर्जी की जानकारी में हुआ था। और इसके बाद
कानून के जो खेल चलता है अदालतों में वकीलों के द्वारा, उसकी शर्मनाक घटनाक्रम भी सामने आया था कि किस तरीके से कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में हंस हंस कर इस मामले में दलीलें पेश कर रहा था और ममता बनर्जी को बचाने की कोशिश कर रहा था, जिसमें काफी हद तक वो कामयाब भी हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के बीच में हस्तक्षेप करने की वजह से इस मामले में बहुत सारी चीजें डिले हुई और उन सभी अफसर को एक तरीके से ढील भी मिली, जिनको लेकर हाई कोर्ट पहले से सख्त था और उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहा था। यानी यहां जिस तरीके से तंत्र ने उस पूरे के पूरे षड्यंत्र को बेनकाब होने से इतने दिन तक बचाया, अब आप सोचिए कि 135 दिनों के बाद इस खबर के बाहर आने के बाद अब अगर सीबीआई दोबारा से जांच भी करे, उस एंगल को भी देखे, तो उसके हाथ लगेगा क्या। डॉक्टर्स अभी भी हड़ताल कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी नाराजगी सीबीआई के प्रति है। लेकिन हम शुरुआत से कहते रहे हैं, कोई भी कितनी भी बड़ी एजेंसी हो, सीबीआई हो या फिर अमेरिका की एफबीआई हो या ब्रिटेन की स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस हो, वो भी अगर 2-4 घंटे के अंदर या 2-4 दिन में सारे सबूतों को मिटा दिया जाए या दूसरी तरीके की घटनाक्रम पैदा कर दिया जाए, तो फिर सच्चाई की तह में वो लोग नहीं पहुंच सकते। और वही इस केस में होता हुआ भी दिख रहा है। हालांकि संजय राय तो बच नहीं पाएगा, संदीप घोष के खिलाफ भी तमाम सबूत है, अभिजीत मंडल के खिलाफ भी तमाम सबूत है, लेकिन इसके अलावा इस पूरे मामले में लीपापोती करने वाले, इस पूरे मामले को दबाने वाले जो और दोषी लोग थे, वो निश्चित अब बचते हुए नजर आ रहे हैं। वस्तु ही तो ममता बनर्जी भी नजर आ रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को न लटकाया होता तो शायद ममता बनर्जी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती, उसके 1-2 मंत्री को इस्तीफा देना पड़ सकता था। लेकिन उसके बावजूद ममता ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसमें बीच में आ गया था। और एक पुराना एक सिद्धांत है कि अगर आपका कोई भी मामला है, आप उसको अदालत में लेकर चले गए तो मामला आपके हाथ से निकल जाता है। अगर अदालत आपके पक्ष में नहीं है, अदालत गंभीर नहीं है, तो ऐसा ही होता है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके की दिखावटी सुनवाइयां की और उन सुनवाइयों के बाद में लबोलबाब ये था कि कोई भी सही निष्कर्ष पर सुप्रीम कोर्ट न पहुंच पाया। उसने आखिर में सीबीआई के हवाले ही केस को किया और हाई कोर्ट जो बीच में एक अच्छी भूमिका निभा रहा था, उसको अपना काम करने से रोका गया। यही इस केस की सबसे बड़ी विडंबना है। लोग मांग कर रहे थे और हम शुरुआत से कह रहे थे, क्योंकि हम 2013 का जो दिसंबर का एक मामला हुआ था, दिल्ली का निर्भया कांड, उस मामले में हमने 100-150 दिन वहां संघर्ष किया था, 50 लोगों का मुंडन कराया था। और हमें तभी इस बात से हमारा अनुभव था कि किस तरीके से पुलिस की थोड़ी सी लापरवाही, अगर 1-2 दिन पुलिस त्वरित कार्रवाई नहीं करती है, तो फिर जो घटनाक्रम की सच्चाई होती है वो अलग तरीके से सामने खुलकर आती है। और जो असली अपराधी होते हैं वो या तो बच जाते हैं या उनको बचाने की कोशिशें की जाती है। उस मामले में भी जो सबसे बड़ा अपराधी था, जो सबसे गंभीर जिसका अपराध था, वो व्यक्ति नाबालिग होने का लाभ उठाकर बच गया और आराम से अब अपनी जिंदगी जी रहा है। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने उसको इनाम भी दिया था 10,000 का, सिलाई मशीन से लेकर तमाम सुविधाएं उसको दी गई थी, क्योंकि उसे नाबालिग दिखाया गया था। जबकि उसके नाबालिग होने पर भी सवाल उठे थे। एक मौलवी के कहने मात्र से उसको नाबालिग मान लिया गया था, क्योंकि उसका कोई स्कूली रिकॉर्ड नहीं था। और एक मदरसे के मौलवी ने कह दिया कि हाँ, ये उस समय इतने उम्र का है, जबकि हड्डियों की जांच करने से साफ पता चल रहा था कि वो जो व्यक्ति था, वो जो अपराधी था अफरोज नाम का, वो उस समय 19 से 21 साल का था। ऐसा हड्डियों की जांच के टेस्ट में बात सामने आई थी। वही सब कुछ यहाँ होता हुआ भी दिख रहा है कि प्रशासन के हस्तक्षेप की वजह से, पुलिस द्वारा सबूतों को मिटाने में की गई मदद की वजह से ये सारे घटनाक्रम इस तरीके से बदल गए कि 135 दिन बाद ये साबित हो पाया कि उस दिन उस बिटिया की जो मौत हुई थी, उसके साथ जो दुखद घटना घटी थी, उसके साथ जो बर्बरता हुई थी, उस सेमिनार हॉल में नहीं हुई थी।
इस बात को तमाम जो प्रत्यक्षदर्शी थे, बिटिया के परिवार वाले थे, उसके साथ पढ़ने वाले या उसके साथ काम करने वाले डॉक्टर्स थे, वो पहले दिन से ये कह रहे थे कि ऐसा नहीं लगता कि इसी जगह पर ये सब हुआ है, कहीं ना कहीं इसमें बहुत और लोग भी शामिल हैं या और लोग हैं जो अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें राज्य सरकार भी है। अब आप सोचिए कि 135 दिन बीत जाने के बाद अगर ऐसी बात सामने भी आती है तो आप कुछ भी कर लें, तमाम सबूतों को पहले ही मिटाया जा चुका है, तमाम चीजों को पहले ही इस तरीके से कमजोर कर दिया गया है कि सीबीआई कितनी भी कोशिश कर ले, अब उन सभी लोगों को इस क्रिमिनलिटी के लिए कल्पेबल नहीं ठहरा सकती है, उनको सजा नहीं दिला सकती। यही हमारे देश के कानून की सबसे बड़ी खामी है कि यहाँ पर चीजों को उस त्वरित गति के साथ नहीं किया जाता है। पुलिस अगर आपके साथ नहीं है, पुलिस अगर ईमानदारी से काम नहीं कर रही है, स्थानीय प्रशासन आपके साथ नहीं है, तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आपको न्याय नहीं मिल पाएगा। वही इस पूरे के पूरे जो केस है उसमें होता हुआ दिख रहा है। हालांकि एक व्यक्ति तो अभी जेल में है, 2 लोगों को जमानत मिल चुकी है और भी तमाम लोगों के ऊपर केस चल रहा है, लेकिन जिस गति के साथ, जिस निष्ठा के साथ काम होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। अगर कलकत्ता पुलिस ने ईमानदारी से इसमें काम किया होता तो 1 हफ्ते के अंदर ही सारे अपराधी इसमें पकड़े जाते और इतना बड़ा बखेड़ा भी न खड़ा होता। इतने लोगों को न तो इसके लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ता, न आवाज उठानी पड़ती। लेकिन इस देश की विडंबना है कि यहाँ न्याय नहीं होता है, बल्कि न्याय होने का दिखावा किया जाता है। जैसा हम बार बार कह रहे हैं, इस खेल में या ये जो ममता बनर्जी ने सब कुछ किया था, उसमें जो सबसे बड़ी भूमिका निभाई, एक तो सुप्रीम कोर्ट ने जो सुमोटो लिया और उससे मौका दे दिया कपिल सिब्बल जैसे एक बहुत ही चतुर किस्म के लोमड़ी टाइप के वकील को कि वो राज्य सरकार के जो ऊपर सवाल उठ रहे हैं उनको दरकिनार कर दे या उनको टालने का काम करे। आप सबने देखा था कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में कई महीनों तक सुनवाई होती रही और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने की वजह से जो निचली अदालतें थी या हाई कोर्ट था, उनके ऊपर एक आप कह सकते हैं कि प्रेशर था कि वो उस मामले में बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे और उनके पास तमाम याचिकाएं होते हुए भी वो उन अपराधियों या उस पूरे के पूरे सिस्टम को कोई भी सख्त निर्देश नहीं दे पाए थे। इस मामले के बाद लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए। जिन लोगों को ये उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें न्याय मिलेगा तो वो भूल जाए, क्योंकि वहां पर न्याय नहीं बल्कि बड़े बड़े वकीलों के माध्यम से केवल लीगलिटी डिसाइड होती है या चीजों को टालने की कोशिश की जाती है। बस यही होता है। 135 दिन बीतने के बाद भी वही बात साबित हुई जिसका पहले दिन से कहा जा रहा था। तो फिर आप सोचिए कि इसमें दोषी कौन है। अगर ये बात पहले ही दिन मान ली जाती कि उस बिटिया के साथ जो दरिंदगी हुई है वो सेमिनार हॉल में नहीं हुई है, वो उन कमरों में हुई हो सकती है जिन्हें तोड़ा गया, जिन्हें टॉयलेट बनाने के नाम पे उनमें तोड़फोड़ की गई, तमाम चीजों को वहां से बदला गया, तो उसी समय वो सारे के सारे अपराधी भी वो सामने आ सकते थे और उनके पास बचाव का कोई रास्ता भी नहीं रहता। कोई भी घटनाक्रम हो, कोई भी अपराध हो, समय अगर बीत जाता है, सबूतों को अगर वहां छेड़छाड़ कर दी जाती है तो केवल फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए केसेस चलते हैं, लेकिन अंततोगत्वा परिणाम तो वही निकलता है जो अपराधी या जो उस काम में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो चाहते हैं। यहाँ भी अब संजय कुमार राय को तो सजा हो सकती है, लेकिन बाकी लोग निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वो लोग भी, चूंकि कल्पेबिलिटी तो ममता बनर्जी की भी है। ममता बनर्जी को अगर पहले दिन से पता था, 2 घंटे के भीतर पता चल गया था, तो उसकी जानकारी के होते हुए भी ये सब अगर हुआ है तो आप मानिए कि उसमें ममता बनर्जी और उनकी सरकार की पूरी इन्वॉल्वमेंट है और उनकी ही ये जिम्मेदारी है और वो भी बराबर के दोषी हैं। जय हिंद, जय भारत।